रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पर्यावरण शिक्षण का थर्ड पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इसमें शिक्षण विधियों के बारे में बताया गया है और शिक्षण विधियों से प्रश्न हमेशा बनता रहता है। तो आप लोग इस पार्ट को अवश्य देखेंगे और इस पार्ट में अंत में जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा गया है वो सभी प्रश्न इसमें सी-टेट के जितने भी प्रश्न हैं वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है, सॉल्व कराया गया है। आप लोग उसको अभ्यास जरूर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। किंडरगार्टन विधि या बालोद्यान शिक्षण पद्धति, इस विधि के जन्मदाता F.A. फ्रावेल हैं। इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है। शिक्षार्थी को डांटा या फटकारा नहीं जाता है। शिक्षार्थी स्वयं क्रिया द्वारा सीखता है। शिक्षार्थी गीतों, उपहारों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। प्ले स्कूल इसी विधि पर आधारित है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि प्ले स्कूल किंडरगार्टन विधि पर आधारित है। मांटेसरी विधि देखते हैं। यह विधि डॉक्टर मारिया मांटेसरी द्वारा शुरू की गई है। यह 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देती है। इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा कि एक तो इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है, और दूसरा इस विधि में बालक ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित करता है या किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि ये कई बार पूछा गया है। प्रोजेक्ट विधि, इस विधि के जन्मदाता जो हैं W.H. किलपैट्रिक हैं। इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना, उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास होता है। परियोजना व्यक्तिगत या समूह में किया जाता है। विभिन्न विषय वस्तुओं पर परियोजना बनाई जा सकती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पर, आवासों पर, कलाओं पर, यातायात के साधनों पर, पहनावे पर, फसलों पर, मिट्टी पर, प्रदूषण पर, ऐतिहासिक इमारतों पर आदि। कहानी विधि, पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में यह विधि बड़ी उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से शिक्षार्थी को दिया जा सकता है। इस विधि के द्वारा किसी भी नीरस और उबाऊ विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। यह विधि अधिगम के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करती है। इस विधि के द्वारा अनेक विषय क्षेत्रों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का विकास किया जा सकता है। यह बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास करती है। इस विधि के द्वारा बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। क्रियात्मक विधि, यह विधि करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। अगर पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी तो शिक्षार्थी का ज्ञान अस्थायी और सार्थक होगा। इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है और स्वयं कार्य करके ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसमें परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग जैसे कौशलों का विकास होता है। इस विधि में शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। इस विधि से शिक्षार्थियों से कई सारी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे किसी चीज़ का मॉडल बनाना,
जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आवासों का मॉडल बनाया जा सकता है। किसी चीज़ का चार्ट बनाना, जैसे भोजन के विभिन्न स्रोतों का परंतु प्राथमिक स्तर पर पोषण भोजन के लिए विषय में पढ़ाने का सबसे उचित तरीका शिक्षार्थियों के टिफिन बॉक्स में लाए गए भोजन के विषय में व्याख्या करना है। किसी चीज़ का मानचित्र बनाना, जैसे घर से स्कूल तक के रास्ते का, रेलवे सफ़र का आदि। किसी चीज़ का चित्र बनाना, जैसे बीज के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन कर उसका चित्र बनाना। पौधों का अवलोकन करके विभिन्न भागों का चित्रण बनाना। किस चीज़ पर वृत्त चित्र दिखाना, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर, पक्षियों के घोंसलों पर आदि। शिक्षार्थियों के अधिकतम भागीदारी हेतु विभिन्न गतिविधियों करना, जैसे अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। शिक्षार्थियों को गतिविधियों के द्वारा संवेदनशील बनाया जा सकता है, जैसे वन संरक्षण प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें एक एक पौधा अपनाने और उसका पोषण करने के लिए कहा जा सकता है। सहयोगात्मक अध्ययन विधि या समुदाय विधि पर्यावरण अध्ययन में समुदाय समूह अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। सामूहिक गतिविधियाँ परियोजना शिक्षार्थियों में सहपाठी सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाती है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और शिक्षार्थियों में निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास होता है। समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि इस विधि की गतिविधियां हैं। शिक्षार्थी समूह में रहकर जानकारी इकट्ठा करते हैं और विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं। सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण की समस्या, ग्रामीण और शहरी जीवन आदि पर समूह चर्चा कर आयोजन किया जा सकता है या समूह परियोजना दी जा सकती है। अन्वेषण विधि या खोज विधि, ये भी विधि कई बार प्रश्न के तौर पे पूछी गई है। इस विधि के जन्मदाता जो हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांत के खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। इस विधि से शिक्षार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस विधि से शिक्षार्थी आत्मविश्वास, चिंतनशील और आत्मनिर्भर बनता है। इस विधि के द्वारा क्या डूबा, क्या तैरा, क्या हवा चीज़ों को कैसे गर्म कर ठंडा करती है, शीशा धुंधला कैसे हो जाता है, परछाई कैसे बनती है आदि विषय वस्तुओं का अधिगम कराया जाता है। भ्रमण विधि में है। इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। यह विधि कक्षा-कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। यह विधि शिक्षार्थियों को सक्रिय प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव उपलब्ध कराती है और शिक्षार्थियों का अनुभव उनकी ज्ञान रचना का आधार होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। इस विधि में शिक्षार्थियों को विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और उसे अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ बांटना चाहिए। भ्रमण पर जाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षार्थी को अपने साथ पूरा बस्ता नहीं लेकर जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने साथ नोटबुक, ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना चाहिए ताकि वे जो देखें उसको नोट कर लें या चित्र बना लें। अगर चिड़ियाघर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए भोजन कदापि न ले कर जाएं। भ्रमण पर जाने से पहले वहां किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। इस विधि में पौधों, जानवरों, प्रकृति, पहाड़ों, खाद्य श्रृंखलाओं, ऐतिहासिक इमारतों, फसलों आदि के विषय में सार्थक अधिगम कराया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। पर्यावरण अध्ययन तभी सार्थक होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि प्रश्न शिक्षार्थियों में रुचि और उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्नों से शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त होता है। प्रश्न प्रकरण का संदर्भ
परक बनाने में मदद करते हैं। प्रश्न पूछने से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मिलता है। कल्पना परक और चिंता परक प्रश्न जैसे अगर पेट्रोल तेल खत्म हो जाए, वनों का विनाश हो जाए, जल की कमी हो जाए आदि जैसे प्रश्न शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाते हैं और उनमें चिंतन कौशलों का विकास करते हैं। प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होना चाहिए, उनकी जानकारी की जांच करना नहीं। अभ्यास या गतिविधियां या प्रश्न पाठ प्रकरणों में अंतर्निर्मित होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों का ज्ञान अस्थायी बन सके। प्रश्न बनाने के चरण। तो एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं: रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्नों का संपादन करना और अंक योजना लिखना। प्रश्नों के प्रकार में मुख्य रूप से प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं: मुक्त अंत वाले प्रश्न। जब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं, शिक्षार्थी अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे आज तुमने क्या खाया। बद्ध अंत वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से शिक्षार्थी को एक उत्तर चुनना पड़ता है, जैसे बहुविकल्पी वाले प्रश्न होते हैं। जो उपरोक्त प्रश्नों के अलावा प्रश्न निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं: तथ्यात्मक प्रश्न, ये तथ्य पर आधारित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सही या गलत होते हैं। अभिसारी प्रश्न, ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं परंतु इनका उत्तर एक सीमा के अंदर होता है, जैसे दिन और रात क्यों होते हैं। अपसारी प्रश्न, ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के पश्चात शिक्षार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है, जैसे क्या होगा अगर धरती पर से तेल खत्म हो जाए। मूल्यांकन वाले प्रश्न, ये प्रश्न दो वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं, जैसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में समानताएं और असमानताएं क्या हैं। अधिविन्यास दत्त कार्यविधि, इस विधि में पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थियों को एक निश्चित समय में एक कार्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस विधि में एक अधिन्यास पूर्ण होने पर ही दूसरा अधिन्यास दिया जाता है। इस विधि का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस विधि में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। आगमन विधि, इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं और तत्पश्चात एक निष्कर्ष बताया जाता है। इस विधि के द्वारा ज्ञान को अस्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है और यह विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। कक्षा में शिक्षण की त्रिकोणात्मक स्थिति होती है। शिक्षण के उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ और मूल्यांकन, इन तीन परिस्थितियों से शिक्षक किसी न किसी रूप से संबंधित होता है। शिक्षण के उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन की परिस्थितियाँ और मूल्यांकन। एलिस क्रो ने कहा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली शिक्षक की गुण विशेषताएं। शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएं या गुण होने चाहिए: उसको स्वयं का ज्ञान होना चाहिए और विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बाल स्वभाव, व्यवहार और बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उनकी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थियों की समस्याओं का तर्कसंगत समाधान खोजने का ज्ञान, जैसे किसी शिक्षार्थी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है तो उसका कारण पता करके उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षार्थियों की अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने का ज्ञान, उचित शिक्षण विधियों और पद्धतियों का ज्ञान, क्योंकि किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए उचित विधि का प्रयोग न करने से शिक्षार्थी उस प्रकरण की अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना चाहिए। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करने का ज्ञान,
खासतौर से नवनियुक्त शिक्षक को किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगियों की सहभागिता निश्चित करना चाहिए। शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करने का ज्ञान, मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग करने का ज्ञान और पाठ्यक्रम के वांछित परिवर्तन में अपनी राय देने का ज्ञान अनुशासन में सहायता करनी चाहिए। निगमन विधि, इस विधि में पहले कोई नियम बताया जाता है और उसके पश्चात उदाहरणों द्वारा पुष्टि की जाती है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट सूत्र के ऊपर आधारित होती है। अक्सर पूछ लेता है कि निगमन विधि किस सूत्र पर आधारित होती है, तो ध्यान रखिएगा सामान्य से विशिष्ट सूत्र पर आधारित होती है और यह विधि जो होती है बाल केंद्रित नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा। इस विधि से शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान आप रखिएगा कि निगमन के आगमन और निगमन ये दो विधि से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके शिक्षण सूत्र पर आधारित है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को देखते हैं जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। तो आपको थीम के बारे में बताना था और थीम में आपको बताया गया है कि भोजन जो है उसके थीम में आता है। ठीक है, देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है। तो यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ये आंसर सही है। हालांकि टिक पहले से ही लगा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। कुछ प्रश्न आगे मिलेंगे जहाँ पे टिक नहीं लगा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियों का महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है। तो अभी इसके बारे में डिटेल किया गया है, आपको अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसमें क्या होगा, कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, अब विषय वस्तु में क्या शामिल होना चाहिए, सही विकल्प चुनना है। तो परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, तो दूर रखेंगे तो कैसे बच्चा समझ पाएगा, इसलिए ये नकारात्मक वर्ड है दूर रखना, इसलिए इसको नहीं, ये सही नहीं होगा। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सही बात है, रट के सीखने को हतोत्साहित करने की बात बताई गई थी अभी। और बच्चे को प्रश्न करने और खोजन का मौका मिलना चाहिए, तो खोज विधि में खोज का मौका देना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, केवल लिखित जानकारी नहीं देनी चाहिए, और जानकारी भी देनी चाहिए, इसलिए इसका आप देख सकते हैं ये दो, सी ऑप्शन सही है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो इसको कैसे संबोधित करती है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। नेक्स्ट देखेंगे कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो। तो इस सवाल की प्रकृति कैसी है, फर्स्ट बद्ध अंत वाली अभिसारी और सेकंड मुक्त अंत वाली अभिसारी। तो बद्ध अंत और मुक्त अंत के बारे में अभी बताया गया है आपको, और बद्ध अंत क्या होता है और मुक्त अंत क्या होता है। ऐसे प्रश्न जो बद्ध अंत वाले होते हैं और ऐसे प्रश्न जो मुक्त अंत वाले होते हैं। तो बद्ध अंत वाले में क्या होता है कि उसमें बाध्य है बच्चा, और मुक्त अंत वाले में क्या होता है, उसमें बाध्य नहीं है। वहाँ पे क्या है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, मतलब 5 लाभ बताना है पेड़ों से संबंधित, वहाँ क्या है, बाध्य है।
और क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। यहाँ मुक्त है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बता सकता है, तो ये मुक्त अंत वाली अपसारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास। तो इसमें वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना है। नेक्स्ट देखेंगे। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा और शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इन्होंने क्या किया है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना चाहिए। अभी व्याख्या जब चल रही थी तब आपको ये भी चीज़ बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करेंगे। और समूह में सीखने वक्त में आप ये देखते हैं कि कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। ये ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समूह में बच्चे सीखते हैं तो वहाँ अगर शिल्पकला और चित्रकला की बात होती है तो उससे अनुशासन बढ़ता है, ऐसा कुछ सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणा होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत को कहते हैं। तो इसमें परिवार और समुदाय, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं, इसमें ये सभी शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करते हैं, इसका समर्थन वो नहीं करती है। ठीक है, एक शिक्षिका के कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूह में पंक्तियों का संग्रह करना, पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो यहाँ इसको 2 पार्ट में कर दिया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जितनी अधिक पत्तियाँ के बारे में संभव हो उतना उसके नाम याद करने से बच्चों की पहल प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है। तो पहला है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सटीक और पॉजिटिव सेंस निकले वही आंसर सही होता है, और ये वास्तविक स्थितियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है समुदाय जो है। तो यही आंसर सही होगा। नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना और शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना।
पहले से पाठ योजना तैयार करना, तो इसमें प्रोफाइल तैयार करना पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है। कविता और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं और विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। तो ये अमूर्त अवधारणाओं वाला नहीं होगा, इसमें सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो अन्य अभ्यास प्रश्नों को आप लोग अपने अन्य जो कुछ अनसॉल्व होगा या सॉल्व होगा उससे आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि परीक्षा जो है अक्टूबर महीने में संभावित